पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है, तो इसका ऑप्शन सही है चौथा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि पहला का ऑप्शन है इसका, जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ। दूसरा है, इनकी सृष्टि ही इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए की गई। तीसरा है, यह एक जैविक चमत्कार है। चौथा है, जैव विकास के दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है पहला। कौन सा सही है? पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जिज्ञासु व्यक्ति, तो इस एक जिज्ञासु व्यक्ति कैसा होता है, मतलब उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका, प्रकृति के चमत्कारों से विस्मित होता है। दूसरा ऑप्शन है, केवल प्रयोग करता है। तीसरा है, पुस्तकों में लिखी बातों पर विश्वास करता है। चौथा है, दिखाई देने वाले तथ्यों की पूरी खोज का प्रयास करता है। तो सही ऑप्शन चौथा है इसका, दिखाई देने वाले तथ्यों को की पूरी खोज का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? पहला ऑप्शन है इसका स्लाइडेन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है लुइनहाक और चौथा है स्वान। तो इसमें जो स्लाइडेन और स्वान है, जो स्लाइडेन और स्वान, जो स्लाइडेन और इधर स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने दिया था कोशिका मत। क्या दे दिया? कोशिका मत। और ये एंटोनी वान लुएखाक को, इनको कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी का पिता। इनको कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी के जनक या पिता, जनक, सूक्ष्म जैविकी के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। अच्छा, ये इसका आंसर जो था, इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने 1665 ईस्वी में पादपों की मृत ऊतक कार्क में देखा था कोशिकाओं को। किसमें देखा? कार्क में देखा था। तो ये सही ऑप्शन है इसका, 1665 ईस्वी में उन्होंने देखा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका मत के अनुसार सब, पहला ऑप्शन सब कोशिकाओं में केंद्रक होता है। दूसरा है सब कोशिकाएं सजीव होती हैं। तीसरा है कोशिकाएं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणन करती हैं। चौथा है कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाई होती हैं। तो सही ऑप्शन है इसका, मतलब कोशिकाएं जो होती हैं मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं, क्योंकि इन्हीं से जंतु के शरीर का निर्माण होता है। चौथा ऑप्शन सही है, ये मतलब एक इकाई का काम करती हैं, इकाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका, ये दिन रात श्वसन करते हैं। दूसरा है, ये केवल रात में श्वसन करते हैं। तीसरा, ये आवश्यकता पड़ने पर श्वसन करते हैं। चौथा, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ये दिन रात श्वसन, क्योंकि कोई भी जीव हो, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, वो दिन रात श्वसन करते हैं। रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन श्वसन जरूर करते हैं। अगला ऑप्शन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से
अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? पहला है अंतर्द्रव्यीय जाल, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है तारक केंद्र या सेंट्रियोल, चौथा है राइबोसोम। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। इसमें अंदर अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी के.आर. पोर्टन ने। किसने की थी? के.आर. पोर्टन ने। और यह बंद झिल्लियों का एक जाल है। क्या ये? बंद झिल्लियों का का एक जाल है। मतलब झिल्लियां पाई जाती हैं, ये केंद्रक से सटी हुई होती हैं झिल्लियां। किससे सटी होती हैं? केंद्रक से सटी हुई होती हैं। और इसमें ये सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं, दोहरी झिल्ली होती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ये होती हैं, पहला होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसे क्या होता है? रफ वाले में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। और इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स अनुपस्थित, एब्सेंट। राइबोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये इनका काम हो गया, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है, इसके बाद अगला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला है तारक केंद्र या सेंट्रियोल। तो ये क्या होता है? ये सिर्फ पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये विभाजन में मदद करते हैं। कोशा विभाजन में, कोशा विभाजन में मदद करते हैं। अगला ऑप्शन है चौथा, राइबोसोम। चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये दो तरह के होते हैं राइबोसोम। पहला है 70S, दूसरा है 80S। ये पाया जाता है सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ये पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, ये पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। जो 80S और 70S दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। 80S 70S
दोनों यूकैरियोटिक में, और 70S सिर्फ प्रोकैरियोटिक, सिर्फ 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। इसका सही ऑप्शन है इसका सेंट्रियोल या तारक केंद्र। कौन सा ऑप्शन सही है? सेंट्रियोल या तारक केंद्र। सेंट्रियोल की संख्या 2 होती है, तारक केंद्र को कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक केंद्र को कहते हैं सेंट्रोसोम। अगला है आप ये, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर है मेन। पहला मुख्य अंतर है इसका, इसमें ये जो सेल वाल हरे कलर की दिख रही है, ये पूरे सेल वाल, ये सेल वाल प्लांट में ही सिर्फ पाई जाती है। इसमें पाई जाती है प्लांट में। और क्लोरोप्लास्ट ही सिर्फ, जो क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है जो सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाता है, जो सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट कोशिका में, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जंतु कोशिका में देखें तो जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में सेंट्रियोल सेंट्रियोल्स की संख्या 2 होती है। ये देखिए 2 है, एक ये है एक ये है, दोनों को कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये क्या होते हैं? ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है अगला सवाल है, क्वेश्चन है किसका अध्ययन विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है विषाणुओं, तीसरा है कैंसर, चौथा है जीवाणुओं। तो इसका सही आंसर है विषाणुओं का। वायरोलॉजी मतलब वायरस का, इसको कहते हैं इंग्लिश में वायरस। अच्छा, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ओंकोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। इसको कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी। इसके बाद अगला सवाल है, वैज्ञानिक अनुसंधान में अवलोकित प्रक्रिया प्राकृतिक तथ्य प्रमाणित हो सकती है? इसके ऑप्शन है, यह अनेक व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत, तो व्यक्तियों से वैज्ञानिकों को कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, इसका अवलोकन किसी बड़े वैज्ञानिक ने किया हो, तो एक वैज्ञानिक का काम नहीं है। तीसरा है, यह तर्कसंगत लगती हो, ये भी गलत है। चौथा है, इसे अनेक वैज्ञानिकों ने सही पाया, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान को एक कमेटी द्वारा प्रमाणित किया जाता। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र से बाहर की प्रक्रिया। 10वां क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र से बाहर की प्रक्रिया क्या, मतलब किसके अंतर्गत, बाहर की प्रक्रिया के अंतर्गत है? तो पहला है मानव धर्म, दूसरा है जंतु आचरण, तीसरा है जीवन की उत्पत्ति, चौथा है मानव बुद्धि। तो इसमें पहला ऑप्शन है मानव धर्म सही है, क्योंकि ये विज्ञान क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है। अगला है, खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध है। मतलब ये खोजे हैं तो इसके कारण, जिसके कारण क्या है, मेंडल का नाम प्रसिद्ध हो गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कोशिका मत। तो ये गलत है, क्योंकि कोशिका मत दिया था इसने स्लाइडेन, और इसको दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। दूसरा ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये किसने दिया था? ये दिया था लाइमार्क ने। इसके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था ह्यूगो ड्रीबीज ने। इसने दिया ह्यूगो डी ब्रीज। अच्छा, ये दिया था आनुवंशिकी के नियम दिए थे, क्योंकि इनको कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है, आनुवंशिकी के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन
मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। थैंक यू। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।